आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अरे मगज में डाला मारा है, डंडे मारे सिर में है उसको। बेबन देंगे तो क्या हाल उसमें। क्या अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, 2014 के बाद से जिस तरीके से जो घटनाएं बढ़ी है अल्पसंख्यकों पर, मुसलमानों पर, दलितों पर और आदिवासियों पर, जिस तरीके से जो जुल्म और ज्यादती हो रही है हिंदुत्व के नाम पर, ये किसी से छुपा नहीं है, पूरी दुनिया जानती है इस बात को। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ पैनिक ले लिया जाता है, इस तरीके से घटनाओं को पेश कर दिया जाता है कि जैसे कि पता नहीं अब क्या होगा। तो मैं सिर्फ लोगों से अपील करने आया हूं कि इस तरीके का पैनिक क्रिएट न करें। हिंदू मुसलमान या जो भी दंगे या जो भी घटनाएं जो होती है उसको इस तरीके से पेश न करें जैसे बहुत बड़ी कोई चीज हो चुकी है। बिल्कुल ये हो रहा है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन कानून एक रास्ता है, कानून के दायरे में आगे बढ़ें, कानूनी लड़ाई लड़ें, लेकिन इस तरीके का माहौल सोशल मीडिया पर और हर जगह पर न बनाएं जिससे कि दूसरे लोगों को परेशानी हो जाए। अगर बात करें अहमदाबाद की, गुजरात की, मोदी जी का गुजरात है, वैसे गांधी जी का गुजरात है। रमजान के 15 दिन के अंदर 4 घटनाएं अलग अलग हुई मुसलमानों के साथ में ज्यादती की, जुल्म की। सबसे पहले यूनिवर्सिटी में कुछ विदेशी छात्रों को नमाज के नाम पर मारा गया, पीटा गया, चाकू से हमला किया गया। उसके बाद अहमदाबाद के ही वाड़ा इलाके के अंदर एक मुसलमान रिक्शा वाला था, ऑटो रिक्शा वाला, उसने रोजा रखा हुआ था, उसको पीटा गया। किन्नरों से जुड़ा हुआ ये झगड़ा था, लेकिन आ गया एक मुस्लिम ऑटो रिक्शा वाले पर। उस ऑटो रिक्शा वाले की ऑटो को आग के हवाले कर दिया गया, आग लगा दी गई होली के दिन। उसके 2 दिन बाद एक और घटना हुई। एक दिव्यांग ऑटो रिक्शा चालक था मुसलमान, उसको कमर में छुरा घोंप दिया गया। कुछ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की तरफ से यह आरोप लगे। उसके 2-4 दिन बाद एक बार फिर से अब घटना हुई अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर, दुधेश्वर में, ददीची ब्रिज के करीब। कुछ मुस्लिम बच्चे खेल रहे थे, तफरी कर रहे थे। चूंकि रमजान का महीना है और उन बच्चों ने कुर्ता पाजामा पहना था, टोपी पहनी हुई थी, तो कुछ लोगों ने आकर डंडों से पिटाई कर दी उस 12 साल के बच्चे की। 14 साल का बच्चा था, उसको पीटा गया। माहौल सोशल मीडिया पर यह बनाया गया कि देखिए मुसलमान बच्चों को पीटा, मुसलमान ऑटो रिक्शा वाले को पीटा, मुसलमान ऑटो रिक्शा वाले की ऑटो को आग लगा दिया गया। बिल्कुल ये तमाम बातें सही है, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं, अपील करता हूं कि घटनाओं को बहुत ज्यादा हाइप देकर न चलाएं। कुछ खबरें इसमें यह भी आई कि जो ऑटो रिक्शा जलाई गई उसमें किन्नरों से जुड़ा हुआ झगड़ा था। ठीक है, वो झगड़ा था, और यह भी हकीकत है कि जहां पर भी मुसलमानों से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला आता है तो उसको सीधा कहीं ना कहीं लड़कियों से जोड़ दिया जाता है या ना कुछ इस तरीके से जोड़ दिया जाता है। मानिए अगर उस रिक्शा वाले की गलती थी तो कानून तो था ना, उसके लिए कानूनी रास्ता था। लेकिन हिंदू संगठन के इन गुंडों को किसने इजाजत दी कि उसकी रिक्शा को आग के हवाले कर दे। दूसरा एक मामला, जब एक दिव्यांग ऑटो रिक्शा वाले को कमर में छुरा घोंप दिया गया, तब यह कहा गया कि लड़की से जुड़ा हुआ मामला था। उसके लिए भी तो कानून है ना भाई। फिर पता चला कि नहीं, वो लड़की से जुड़ा हुआ मामला नहीं था, वो कुछ ऑटो रिक्शा के किराए का कुछ मामला था और उसमें वो झगड़ा आगे बढ़ा था। इसी तरीके से जब रिवर फ्रंट पे जो बच्चे खेल रहे थे, 14, 12, 13 साल के बच्चे थे, बताया जा रहा है कि किसी बच्चे ने किसी लड़की पर कुछ फप्ती कसी या कुछ कहा, उसके बाद वो लड़के वहां से भाग गए। लेकिन ये टोपी वाला जो लड़का था, यह हाथ में आ गया, इसको बुरे तरीके से पीटा गया। इस तरह की कुछ खबरें आई। लेकिन यह हकीकत है कि टोपी, दाढ़ी, ये तमाम चीजें देखकर एक दीगर समुदाय को एक अलग सी नफरत उसके दिल में आ जाती है। क्योंकि एक तरफ एक पार्टी का विधायक, एक पार्टी का सांसद, बीजेपी का सांसद खड़ा होकर ये कहता है, बीजेपी का एमएलए खड़ा होकर ये कहता है कि मुसलमानों का बाइकआउट करो, मुसलमानों को हम सीधा कर देंगे। जिस पार्टी का अध्यक्ष रहा हो और जो देश का गृह मंत्री खड़ा होकर ये कहता हो कि हमने निजाम से मुक्ति दिला दी, हमने शहाबुद्दीन से मुक्ति दिलाई, हमने अतीक से मुक्ति दिलाई, तो जिस पार्टी के नेता लोग ये कहते हो तो उनके फॉलोअर्स क्या नहीं करते होंगे। लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा कि खबरों को जांचे परखे बिना
ज़्यादा फैलाएं नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पैनिक ना हो। क्योंकि देखिए, अगर एक रिक्शा वाले को पीटा तो दूसरे कई रिक्शा वाले हैं जो दाढ़ी टोपी में हिंदू इलाकों में जाकर अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना कामकाज कर रहे हैं। उन्हें भी तकलीफ न हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कानूनी कार्रवाई ना करें। बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करें, कानूनी लड़ाई लड़ें, लेकिन पैनिक न फैलाएं और खबरों की तह तक जाए बिना खबरों को न फैलाएं। अगर हमसे भी कहीं कुछ गलती होती है तो हमें माफी मांगने में कोई गुरेज नहीं होता है। कल जो हुआ रिवरफ्रंट पे, जिस लड़के को 14 साल के बच्चे को पीटा गया, मैं खुद अस्पताल गया, शिफा हॉस्पिटल गया जमालपुर। वहां पर जाकर मैंने जो लड़के के पिता थे उनसे बातचीत की, कुछ लोग वहां पर पहुंचे तो उनसे बातचीत की। कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला साहब भी वहां पर पहुंचे थे, लड़के के परिवार वालों से उन्होंने भी मुलाकात की, लेकिन मेरी उनसे बातचीत नहीं हो पाई। दूसरे जिन जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है, देखिए इस खास इंटरव्यू को। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये पुराना भारत हुआ करता था, लेकिन ये न्यू इंडिया है नरेंद्र मोदी जी का, जहां पर ये सिखाया जाता है कि आपका मजहब आपको एक ख़ास मजहब से नफरत करना सिखा रहा है। हम बात कर रहे हैं गांधी जी के गुजरात की। पिछले 10 दिन में रमज़ान के अंदर 4 घटनाएं ऐसी हुई जहां पर मुसलमानों के साथ में बदसलूकी की गई, पीटा गया। पहली घटना यूनिवर्सिटी में हुई थी, जब इंटरनेशनल हॉस्टल के अंदर घुसकर जो विदेशी छात्र थे उनको मारकर भारत का नाम रोशन किया गया था। उसके कुछ ही दिन के बाद में वाड़ज में एक ऑटो रिक्शा चालक के ऑटो को आग लगा दी गई, होली का त्यौहार मनाया गया। उसके 2 दिन बाद में एक अपंग, जो जिसे मोदी जी ने नया नाम दिया है दिव्यांग, तो एक दिव्यांग ऑटो चालक को पीटा गया और उसके कमर के बीचों बीच में जो है वो चाकू घोंप दिया गया और चाकू को वहीं पर छोड़ दिया गया। उसके बाद एक और घटना आज सामने आई, दुधेश्वर जो रिवर फ्रंट, एक बच्चा 12 साल का वहाँ पर खेलने हमेशा जाता था। आज जब वो खेलने गया तो कुछ आए धर्म के नशे में चूर और उस बच्चे को वहाँ पर पीटा। इस वक्त मैं अहमदाबाद के जमालपुर के शिफा अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर उस बच्चे का इलाज चल रहा है। यहाँ पर मेरे साथ में कुछ अलग अलग पार्टी के लोग भी मौजूद हैं। सबसे पहले AIMIM के जो दानिश कुरैशी, हम उनसे बात करेंगे। दानिश, पिछले 10 दिन के अंदर ये चौथी घटना ऐसी है जहाँ पर मुसलमानों के साथ में इस तरीके से पिटाई करना, क्योंकि अनस जो लड़का बताया जा रहा है महज 12 साल का लड़का है, टोपी पहनी हुई थी, जब्बा कुर्ता पहना हुआ था, लिबास देखकर पहचानिए, मोदी जी ने पहले ही कहा है। तो ऐसा लगता है कि या तो यहाँ की सरकार से लॉ एंड ऑर्डर सरकार चल नहीं रही है, या फिर हर्ष संघवी का यही स्टाइल है सरकार चलाने का। देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल की घटना हो या रिक्शा चालक की पूरी रिक्शा जला दी गई हो होली के नाम पर, या फिर किसी की पीठ में खंजर घोंप दिया गया हो, या फिर आज 14 साल 13 साल के बच्चे को जो निशाना बनाया गया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से फानेटिक ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हैं, क्योंकि ये घटना आप देखिए अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगहों पर होती रही हैं, मुसलसल होती रही हैं, और इन घटनाओं को इतना संदिग्ध लेने के बाद मामला जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा तो अलग अलग डेलीगेशन भी पहुंचे यूनिवर्सिटी में, हमने देखा उसके बावजूद भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा, कहीं ना कहीं संज्ञान नहीं लिया जा रहा। दूसरी सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि गुजरात में आचार संहिता लागू है, मतलब तमाम कमांड जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास है। अब इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है वो 2 गुना बन जाती है। उसके बावजूद भी अगर 14 साल के बच्चे भी निशाने पर हैं तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था चरमराई है गुजरात में, इसमें दो राय नहीं है। रह गई बात जहाँ तक बात की जा रही है गृह मंत्री की, तो गृह मंत्री जी की आप देखिए कि हर बार वो मतलब यानी गुजराती में जो कहावत है कि तबेला छूटिया पछी ताड़ा मारवानी जे प्रथा है, ये कहीं ना कहीं नज़र आती है। आपने यूनिवर्सिटी के मामले में भी देखा कि जिस तरीके से तमाम लोग हरकत में आए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आई, और उसके बाद दूसरे दिन सुबह में हर्ष संघवी जो हैं वो हरकत में आते हैं, फिर DGP हरकत में आते हैं, फिर कमिश्नर हरकत में आते हैं, जबकि कानून व्यवस्था का ज़िम्मा जो है अहमदाबाद शहर पुलिस कमिश्नर साहब का है, और उनके ज़ेरे ज़िम्मे अगर बच्चे भी सलामत नहीं हैं तो ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये घटना यहाँ पर आकर अंत पा जाएगी या और ये घटनाएँ बढ़ती रहेंगी? सवाल ये है कि क्या निशाने पर अल्पसंख्यक है, और अगर निशाने पर अल्पसंख्यक है तो फिर कहीं ना कहीं सरकार का जो कहना है कि सबका साथ सबका विकास, ये कहीं ना कहीं उसकी पोल खोलता नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो पीड़ित जो बच्चा है उसके पिता हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल सलाम।
आपके बेटे का क्या नाम है? सुफियान, सुफियान। कितने साल का है? 13 बरस की उम्र है उसकी। 13 साल का है। क्या हुई थी घटना, जरा आप बताएंगे कुछ? ये बच्चे कुछ 4-5 बच्चे जिनकी उम्र 13 बरस के ऊपर होगी नहीं शायद, ये लोग रोज़ वहाँ पर खेलने के लिए जाते हैं। महल्ले के पास में रिवर फ्रंट है, तो 8:15 साढ़े 8 बजे लोग खेल रहे थे, तो वहाँ पर एक आदमी जुपिटर गाड़ी लेकर के आया, बच्चों का कि तुम यहाँ से हटे जाओ उधर। बच्चों ने कहा हम तो रोज़ खेलते हैं, तो वहाँ से डंडा उठाया और उठा करके बच्चों को मारा उन्होंने। तो उसमें 3 बच्चे आके डर के भाग गए, तो सिर में 2 डंडे मारे, कमर के ऊपर मारे, जैसे फ़ोटो है। फिर वो एक आदमी बाइक लेकर के आया और उसने देखा कि लोग भेगी हो रहे हैं, तो वहाँ से उसको लेकर के चला गया वो जुपिटर वाले को। यानी कोई बाइक वाला कोई आया और जुपिटर वाले को लेकर उसके साथ में उसके साथ में एक लड़की भी थी, जुपिटर वाले उसके साथ में एक लड़की भी थी उसके साथ में। अच्छा, कितने बजे की घटना है? ये लगभग 8:30 बजे की घटना, 8:15 से 8:30 के बीच की बात है ये। और अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी तक कुछ FIR वगैरह कुछ हुई पुलिस वगैरह का? नहीं, अभी स्टेटमेंट लेकर के गए, पुलिस वाले आए थे रिवर फ्रंट के और आकर के स्टेटमेंट लेकर के गए। कुछ और लोग भी यहाँ पर मेरे साथ में मौजूद है। आमिर यहाँ पर है। आमिर, जिस तरीके की जो घटनाएं हो रही है, पुलिस पर कई सवाल उठते हैं। एक तो पहला सवाल ये कि FIR लेने में 4-4 घंटे लग जाते हैं। दूसरा ये कि FIR अगर ली भी जाती है तो ये सवाल उठ रहे हैं पूरे देश की पुलिस पर कि जो भगवा गुंडे जिसे कहा जाता है, या जो भी गुंडागिर्दी करने वाले जो लोग हैं, FIR इस तरह की ली जाती है कि पूरे मामले को पंगु बना दिया जाता है। बहुत ही लूला जिसे कहते हैं कि कमज़ोर कलमें लगाना, फ़ौरन ही ज़मानत मिल जाना। यूनिवर्सिटी वाले मामले में भी यही हुआ कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, दूसरे दिन उनको ज़मानत मिल गई। अलग अलग टीमें बनाई गई, 9 टीमें बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद 20 लोग अब भी फरार हैं, कोई पकड़ाए नहीं गए। उसके बाद वाड़ज की घटना हुई। लगातार पुलिस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि जो हमारी मुस्लिम समाज को गुजरात से जो टारगेट करना शुरू करा है, हमारे मुफ्ती अपने हजारी साहब के, जो सलमान हजारी साहब है, उनसे शुरुआत की गई है। जो गुजरात के अंदर उन्होंने किसी धर्म, किसी जाति और किसी इंसान और किसी मजहब का नाम नहीं लिया था, फिर भी आज उनको इतना परेशान करा गया है, जैसे कि उनको पे पासा हेड कर दी गई है। उसके बाद नवाब को टारगेट बनाया जा रहा है वाड़ज के अंदर। उसके बाद दूसरे मेरे रिक्शा चालक जो मुझे माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के, उनको छुरी से घाव मारा जा रहा है। जैसा तीसरा किस्सा एक और आ रहा है, जैसे कि सुफियान को रिवर फ्रंट पे 12 साल के बच्चे को मारा है। तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ की सरकार से और यहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब से, मैं कहना चाहता हूं कि आपका ये जो कानून है और ये जो सरकार ने जो ये कानून बना है, वो कानून कोई पालन नहीं हो रहा है। ये हमारे मुस्लिम समाज को टारगेट करके ये लोग डराना चाहते हैं। और पुलिस से मैं अजीजाना गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द सुफियान की FIR होनी चाहिए। पुलिस अभी हमको यहाँ से बोल के गई, गुमराह कर रही है कि ये पुलिस स्टेशन हमको अभी देखना पड़ेगा, किधर आता है किधर आता है, गोल गोल घुमा रही है। तो मैं कमिश्नर साहब से और रिवर फ्रंट के जो इंस्पेक्टर साहब और DCP साहब है, उनसे आजीजाना गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर आरोपी का तुमको पता नहीं है तो CCTV जो गुजरात की गवर्नमेंट ने करोड़ों के खर्चे करे हैं, उस CCTV के माध्यम से आपको पकड़ के लाना चाहिए। और आपके ये कानून और व्यवस्था, इसके ऊपर जो छोकरे के साथ जो हुआ है, 12 साल का बच्चा जो बेकसूर बेगुनहगार है, वो उसको टारगेट जो किया गया है, एक जब्बा और एक टोपी के ऊपर निशाना करा गया है, तो ऐसे आतंकवादियों को जेल में डाला जाए और कड़ी सी कड़ी इनको सजा मिलनी चाहिए, मेरी ये मांग है। बिल्कुल। दूसरा ये देखा गया कि 10 दिन के अंदर ऐसी चौथी घटना हुई। तमाम पार्टी के लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं, AIMIM के, कांग्रेस के, SDPI के, लेकिन सभी मिलकर एक जद्दोजहद करते हैं FIR की। SDPI को मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इस बारे में एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर पुलिस स्टेशन आप पहुँचते हुए जलपुर हर जगहों पर जगह जगह पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर ये पुलिस की तरफ से जो कोताही बरती जाती है, आप लोग खुद जब पहुँचते हैं तो क्या परेशानियाँ आती हैं? देखिए, इसके अंदर जो चीज़ें थी वो पहले तो ये छूट गई है कि जब लड़के को मारा गया, उसके बाद उसको बचाने वाले भी वहाँ के जो वो होमगार्ड होते वो लोग थे। जिन लोगों ने मारा है, एक लेडी थी और एक जेंट्स था, उन लोगों ने मारा। और उसके बाद वहाँ पे पब्लिक जमा होती है उस लड़के को बचाने के लिए, और उसको बचाने के लिए जब वो आदमी को पकड़ने की कोशिश करते पुलिस के हवाले करने के लिए, तब वहाँ पे जो होमगार्ड होते जो रिवर फ्रंट पर अक्सर बैठते, उन लोगों ने उनको भगवाया है। ये हमारे पास जिनको मारा है उन्होंने कहा है। दूसरी चीज़ कि ये जो मामले होते हैं लगातार, ये एक तरह का सिस्टम का फेलियर है। ये फेलियर तो है, क्योंकि ये अक्सर देखा गया कहीं पर कुछ होता है तो पुलिस को खुद स्वतः संज्ञान लेकर FIR दर्ज करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि कांग्रेस के MLA इमरान खेड़ावाला साहब को आना पड़ता है, SDPI के लोगों को आना पड़ता है, AIMIM के लोगों को आना पड़ता है FIR करवाने के लिए। तो ये तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल प्रशासन पर भी उठ रहा है। सवाल तो ऐसा है कि
पहली बात तो ये कि हम जब भी एफआईआर करने जाते हैं तो पीआई से मिलने का, तो अगर आम नागरिक है तो वो पीआई तक तो उसकी कंप्लेंट जाती ही नहीं है। हम लोग जब जाते हैं तो बाकायदा कुछ लॉ एंड ऑर्डर के बारे में नॉलेज होता है, उसके बाद ही पीआई साहब बात करते हैं, फिर उनको हमारा डेजिग्नेशन बताना पड़ता है। लेकिन सबसे पहला सवाल है, अगर किसी को मारा है तो पुलिस इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है उसको अपने केबिन में बुलाए, उसके जो साथ जो हादसा पेश आया है उसको पूछे और उसके बाद उसके अंदर जो आईपीसी की कलम है वो बताए। लेकिन हमने खुद ने देखा है और ये हमारा एक्सपीरियंस ये खुद गवाह है कि जब पुलिस वालों को हमने बताया वाडेज वाले मामले में, तो बाकायदा उन लोगों ने आईपीसी सेक्शन की बुक मंगाई है। ये कितनी शर्म की बात है। और बुक मंगाने के बाद पुलिस ये देख रही है कि हम जो कलम बता रहे हैं वो सच है या नहीं है। अब ये गुजरात के प्रशासन के जो पुलिस के लोग बैठे हैं उन पे सबसे बड़ा सवाल है कि वो कलम लगाने के लिए पहले तो उसका मज़हब देखते हैं। अगर उसको सिर्फ कोई चाकू या छुरी घुसता है तो अगर रिलीजियन मैटर है तो उसके अंदर 307 आएगी, 153A आएगी, H जो हिंदू मुस्लिम की जो कलम है वो आएगी। लेकिन अगर मामला उल्टा है तो फिर वो लोग नॉमिनल कलम है 320, 324, और फिर पुलिस हमको ये समझाती है कि मुझे होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी कि इसके अंदर 153A में डाल पाऊंगा या नहीं डाल पाऊंगा। ये बाकायदा पुलिस इंस्पेक्टर साहब का जवाब है। और ये पुलिस प्रशासन का, एक पुलिस स्टेशन का नहीं, पूरे अहमदाबाद शहर का रवैया है। यहाँ तक कि हमारे साथ भी ये बनाव बनते हैं कि हमको पुलिस वाले ये चाहते हैं कि हम पुलिस स्टेशन जाए नहीं। आपने यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, आप खुद वहाँ पर मौजूद थे। पुलिस 4:30 बजे क्यों आई? 4:30 बजे आने का मकसद ही था कि भाई ये जो लोग हैं, ये लोग शहरी का वक्त होगा, भाग जाएंगे, कौन आएगा। उनको ये नहीं पता था कि शहर के अंदर कुछ पागल दीवाने घूम रहे हैं जो सुबह तक उनकी लेफ़्ट राइट कराएंगे और सुबह 7 बजे जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर मांगेंगे। और जब यूनिवर्सिटी में हमने एफआईआर मांगी है तो जो पुलिस प्रशासन के अच्छे लोग भी होते हैं उन लोगों ने कहा कि हम आपको सलाम करते हैं कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की, और हम बिलीव नहीं करते कि आप लोग सुबह 7 बजे एफआईआर लेने आएंगे। हमको तो ये लगता था आप लोग रोज़ा रख के घर चले जाएंगे। लेकिन ये अल्लाह की ज़ात है जिसने हमें खड़ा रखा है, और हम लोगों ने जो मेहनत की है उसमें हमको इंसाफ की उम्मीद है, कुछ ना कुछ दर्जे में इंसाफ मिलने की उम्मीद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।